नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपका हिंदी शिक्षक B.R. भाटी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास वीडियोस, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रमुख कवियों और कविताओं की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, CUET 2025 में आपके अधिकतर प्रश्न इन कवियों और कविताओं में से आते हैं, तो उनकी तैयारी कैसे करें, उस सभी जानकारी के लिए इस वीडियो में जुड़े रहिए और बात करते हैं इसके बारे में। जी हाँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ में हम बात करते हैं इस हमारे बहुत ही उपयोगी वीडियो के बारे में कि प्रमुख कवियों और कविताओं की तैयारी कैसे करें, इनकी तैयारी हमें कैसे करनी है, इनको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। प्रमुख कवियों की सूची तैयार करें। सबसे पहले आपको जो भी आपके पाठ्यक्रम में कवि है, लेखक है, उनकी प्रमुख प्रमुख कौन है, उनकी एक सूची तैयार कर देनी है। बात करते हैं सबसे पहले आदि काव्य की या भक्ति काल की। सूरदास जी है, तुलसीदास जी है, कबीरदास जी है, मीराबाई है, इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी ग्रहण करनी है। बात करें रीति काव्य की या रीति काल की बात करें तो रीति काल में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे घनानंद, घनानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर। इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी ग्रहण करनी है। फिर आधुनिक काल के, आधुनिक काव्य के यदि हम कवियों की बात करें तो उनमें से मुख्य रूप से आपके आते हैं मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह। इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी ग्रहण करनी है, क्योंकि ज्यादातर कविताएं इन कवियों की ही आती है और इन कवियों की भी कविताएं वे आती हैं जो कविताएं पुरस्कृत है, जिन कविताओं के ऊपर इनको कोई पारितोषिक मिला हुआ है, कोई पुरस्कार मिला हुआ है, वो कविताएं ज्यादातर आती है। तो उन कविताओं को आपको अच्छे से याद करना होता है। जी हाँ, कवियों की जीवनी और उनके प्रमुख काम। यदि हम कवियों के बारे में बात करें तो उनकी जीवनी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना जरूरी है और उन्होंने हिंदी साहित्य में कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन सी रचनाएं आपको दी है और इनके अलावा भी कोई उपाधियां वगैरह मिली हुई है तो उनका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं जीवनी की, तो कवियों की जीवनी, उनमें जीवन यात्रा के बारे में, उनके प्रभाव क्या रहते हैं और ऐतिहासिक संदर्भ को समझना है। उनकी जीवन यात्रा के बारे में ऐतिहासिक रूप से वो कितनी फायदेमंद है, उस संदर्भ को हमें अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। प्रमुख काम की बात करें तो कवियों की प्रमुख कविताओं और उनके संग्रह का अध्ययन करें। उनकी प्रमुख रूप से मुख्य मुख्य कविताएं कौन सी है और कौन कौन से काव्य संग्रह हैं, उन काव्य संग्रहों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी होती है। हाँ, कविताओं का विश्लेषण, सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि कोई भी कविता है, उस कविता का आपको अच्छे से विश्लेषण करना होता है, गहनता के साथ में उसको पढ़ना होता है। तो बात करें इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमें उस कविता में काव्य शास्त्र के पोर्शन कौन कौन से हैं वो उसमें से हमें अच्छे से प्राप्त कर लेना है। काव्य शास्त्र के तत्वों को समझे और उसमें श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, जो भी रस है उस रस के बारे में हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। फिर काव्य की विधाएं, वो किस विधा में लिखी हुई है उसमें भी हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। वर्णन, प्रतीक, अलंकार, रस, काव्य के गुण, दोष, जो भी है उस कविता में वो सभी हमें अच्छे से जान होने चाहिए। विषय और भाव, उसमें कविता के मुख्य विषय क्या है, कविता किस विषय पर आधारित है वो हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए, और भाव और संदेश, कविता में क्या भाव है और वो कविता हमें क्या संदेश देना चाहती है वो हमें अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। हाँ,
पाठ और रचनाओं का संक्षिप्त अध्ययन। जो भी पाठ है, जो भी कविता है, उस कविताओं या उस रचनाओं का संक्षिप्त अध्ययन कैसे करें। पूरा का पूरा पाठ है, उसको आप मुख्य बिंदुओं में बांट दीजिए, उसका संक्षिप्त नोट्स बना दीजिए, ताकि आपको परीक्षा के समय उस चीज को, उस टॉपिक को आप याद करते हैं तो कम समय में आपको पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो सारांश की बात करें, कविताओं का सारांश और मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त में नोट कर दे। क्या सारांश है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या संदेश दे रही है, क्या सीख दे रही है ये कविता, उनके बारे में हमें अलग से बिंदु लिख देने हैं, संक्षिप्त में नोट बना देने हैं, ताकि परीक्षा के समय हम आराम से उसको पढ़ सके, कम समय में पूरा रिवाइज कर सकें। प्रमुख उद्धरण, महत्वपूर्ण उद्धरण और उनके संदर्भ को याद करें। उदाहरण है उसमें से कौन कौन से और इसमें क्या क्या संदर्भ है, वो संदर्भ हमें अच्छे से याद में रखना होता है। प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। प्रश्न पत्र कैसा है, पिछले साल में कैसा आया है, विगत वर्षों में प्रश्न पत्र कैसे आए हैं वो, और मॉक टेस्ट जिनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें, यह जाने कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी बिंदु हो, उसकी आपको अच्छे से यदि जानकारी ग्रहण करनी है तो आपको पिछले सालों के, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठाने होंगे और उनको आपको सॉल्व करना होगा, उन प्रश्न पत्रों को आपको हल करना होगा, ताकि आपको यह जानकारी मिल सके कि इस टॉपिक से, अमुक टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न इस एग्जाम में आया है, हमारा सीयूईटी का जो लेवल है, इस लेवल के प्रश्न किस प्रकार से इस टॉपिक से बन सकते हैं, वो यदि आपको जानकारी ग्रहण करनी है तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट का उपयोग करें ताकि आप समय प्रबंधन और प्रश्नों के प्रकार के बारे में जान सके। मॉक टेस्ट के क्या फायदे होने वाले हैं, मॉक टेस्ट का उपयोग यदि आप करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में यदि आप मॉक टेस्टों को लाते हैं तो उस समय आपका समय का मैनेज हो जाएगा, समय का प्रबंधन हो जाएगा। आपको यह अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि मैं 1 घंटे में उन 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न आराम से अटेम्प्ट कर सकता हूं। वो समय सीमा, यानी प्रत्येक प्रश्न में आपको कितना समय लग रहा है उसकी आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी, और साथ ही प्रश्नों के बारे में जान सकोगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मॉक टेस्ट यदि ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करते हो तो उसमें यह भी जानकारी हो जाएगी आपकी कि हाँ, किस प्रकार के प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं आपके। जी हाँ, डिस्कशन और समूह अध्ययन बिल्कुल बहुत जरूरी हो जाता है। आप कितना पढ़ते हैं, आपके साथी कितना पढ़ते हैं, आपके अंदर किस प्रकार का कंसेप्ट क्लियर हुआ है, आपके अंदर किस प्रकार का दृष्टिकोण व्याप्त हुआ है, किस प्रकार से आप उस टॉपिक की व्याख्या करते हो और आपका मित्र किस प्रकार से करता है, वो पूरी की पूरी जानकारी आपको ग्रहण करनी है। तो समूह चर्चा, अन्य छात्रों के साथ समूह चर्चा करें, जिससे आप विभिन्न दृष्टिकोण और व्याख्याएं प्राप्त कर सकेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग मित्रों का अलग अलग नजरिया होता है उस टॉपिक के प्रति, तो वो क्या नजरिया रखते हैं, उनकी व्याख्या को आप सुनेंगे, अपनी बात को उनके प्रति, उनके सामने आप बताते हो, तो उससे समूह चर्चा होगी और उससे अधिक जानकारी आप ग्रहण कर सकते हो। साहित्यिक चर्चा, साहित्यिक काव्य या फिर ऑनलाइन फोरम में भाग लेने चाहिए। साहित्यिक चर्चाएं आपको करना बहुत जरूरी हो जाती है। यदि हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, साहित्यिक आलोचना और समीक्षा, समालोचना के बारे में सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं। हाँ, तो कविताओं पर विभिन्न आलोचनात्मक दृष्टिकोण और समीक्षा को पढ़ें। उन कविताओं के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के आलोचनात्मक दृष्टिकोण हैं उनको पढ़ना है, और उन कविताओं के ऊपर किस प्रकार की समीक्षाएं हुए हैं उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, साहित्यिक आलोचक द्वारा की गई समीक्षा का अध्ययन करें।
अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के बारे में यदि हम बात करें तो साहित्य का आलोचक होता है, जो साहित्य का आलोचक होता है उनके द्वारा की गई समीक्षा को आपको अच्छे से अध्ययन में लाना है, अच्छे से उनका अध्ययन करना है, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ अमुक कविता पर, अमुक रचना पर किस प्रकार से समीक्षा की गई है। हाँ, फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर काव्यांश की पहचान। काव्यांश की पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्रमुख कवियों की कविताओं के प्रमुख अंशों की पहचान करें और उन्हें याद करें, डेली रूटीन में लाए, रिवीजन में लाए, ताकि वो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। हाँ, अवधारणा की समीक्षा, जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं की आपको समीक्षा करनी है। तो विभिन्न अवधारणाएं जैसे प्राचीन काव्य शास्त्र, आधुनिक कविता की प्रवृत्तियां आदि पर आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार की प्रवृत्तियां चल रही है, किस तरीके की इस समय जो कविताएं हैं वो चल रही है, या फिर प्राचीन समय में आपका काव्य शास्त्र किस प्रकार का था, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी ग्रहण करना होता है। हाँ, अध्ययन के लिए सुझाव। अब आप किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, आप अपने अध्ययन में किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों का संकलन कर सकते हैं, किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें आपको पढ़नी होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। पढ़ाई के लिए जो स्रोत है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जो एनसीईआरटी की किताबें हैं। एनसीईआरटी की किताबें हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा अध्ययन में लानी है, और संदर्भ पुस्तकें, फिर साहित्य की आलोचना की किताबें और कवियों की संपूर्ण रचनाएं वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, याद में रखना है। बात करते हैं समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन आप किस प्रकार से करते हैं? तो समय के प्रबंधन की यदि बात करें तो नियमित रूप से कविताओं का अध्ययन करें। जो भी कविताएं हैं आपके पाठ्यक्रम में उन कविताओं का नियमित रूप से अध्ययन करें, रेगुलरली उन कविताओं को आप पढ़ें, समझें और समीक्षा के लिए समय निकालें। उनके ऊपर किस प्रकार से आप समीक्षाएं कर सकते हैं, उनके लिए आपको अलग से समय निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, और स्वयं परीक्षण, खुद से परीक्षण करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने ज्ञान के का परीक्षण करने के लिए प्रश्न उत्तर और क्विज ले। आपने कितना पढ़ा है, कितना समझ में आया है, कितना आपको याद रहता है, उसके लिए खुद का परीक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो खुद के परीक्षण के लिए आपको क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्विज आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट है वो प्रैक्टिस में लाने होते हैं, ताकि खुद का परीक्षण हो सके कि हाँ मैं इतना पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है, उनमें से इतना याद है मुझे, और मुझे कितना पढ़ने की जरूरत है। इन सभी बातों के लिए आपको खुद का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से कवियों और उनकी कविताओं की तैयारी करके आप CUET हिंदी साहित्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।